इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह 11 बजे आपकी रीट की जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि होने वाला है आपका फरवरी के महीने में, उसकी मैं यहाँ पर आपको तैयारी कराऊंगी। आज है इंट्रोडक्शन सेशन। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी और इसके साथ साथ मैं आप सभी प्यारे परीक्षार्थियों के साथ यहाँ पर जो आपका अभी रिसेंट का पेपर हुआ है वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से सभी प्यारे परीक्षार्थी लोग लाइव आ जाएंगे और लाइव आते ही देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप। जल्दी से फटाफट से एक बार दे दो एनर्जेटिक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने आप सभी प्यारे परीक्षार्थियों के लिए रीट का क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है, जहां पर सीडीपी जो कि कहते हैं रीट के अंदर रानी का काम करता है सीडीपी, वो मैं आपको यहां पर कराऊंगी। तो आपको मजा आ जाएगा। और सबसे पहली बात क्या है, जब भी आप किसी भी टीचर से सिलेक्शन लेते हैं, अगर वो टीचर उस एग्जाम को दिया है और उसका वो एग्जाम क्लियर हुआ है और वो उस एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है, आप अगर उससे पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा वो समझा सकती है, बता सकती है, पढ़ा सकती है। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी मेरा रीट का सर्टिफिकेट, जिसमें मैंने मेरी जालोर की पोस्टिंग थी। मेरा ये रीट का क्लियरेंस का सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं मेरा पूरा यहाँ पर क्लियर लिखा है। और 150 में से मैंने 107 स्कोर किया था और मेरी इसके बाद जालोर के जिले में पोस्टिंग हुई थी। लेकिन एक जुनून होता है ना बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिख रही हूँ, आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो जिसने वो एग्जाम क्लियर किया है, अगर आप उससे पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए आपका एग्जाम पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आ गई हूं आपको यहाँ पर पढ़ाने। आज से ही आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है। और यहाँ पर क्रैश कोर्स शुरू करने से पहले सबसे पहली क्लास होती है जो अभी आपका पेपर आया है, आप उसको समझिए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, कौन सा किस लेवल को वो टच करता है। तो मैं आपके सामने आज जो आपका सबसे रिसेंट पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर 23 जुलाई 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर आज मैं आपको कराऊंगी। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए भाई। सोनिया, पूनम, शाओमी एंड एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन में एक अपना कंसेप्ट छिपा आपको मिलेगा। तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे से पढ़िए। देखिए जो मैम बोलती है ना, अगर पेपर क्लियर है तो क्लियर है, ठीक है। तो जिसका पेपर क्लियर है अगर आप उससे पढ़ते हैं ना, तो भाई आपको एक अलग ही तरीके का माहौल मिलेगा, आपको एक अलग ही तरीके की गाइडेंस मिलती है ना। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन से कथन जो है वो असत्य है, कौन से कथन जो है वो फॉल्स है। फटाफट से, कौन से कथन इसमें से असत्य है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर भी आप लोग गौर फरमाइएगा। और क्योंकि एग्जाम का सिलेबस जो है वो चेंज है, एनईपी 2020 से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके पूछ जाएंगे, तो हम एनईपी 2020 के भी जबरदस्त क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा गलत है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा आदित्य आदित्य है। ये लिख रहे हैं कि ये समझना जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा यूनिक है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता ही है, हर एक बच्चे के अंदर अपनी व्यक्तिगत विविधता होती ही है। तो हर एक बच्चा यूनिक क्यों नहीं है, ये तो पहला ही गलत है। ठीक है। चाइल्ड डेवलप्स एज यूनिफाइड होल, जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से उसका विकास होता है, करेक्ट है। बी देखो, अब एक ए गलत हो गया ना, तो इसको गलत करो, इसको गलत करो। अब यहाँ पर बी तो सही है, तो बी सही है ना, तो इसका आंसर होगा डी। इस तरीके से आप जल्दी आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल जल्दी आप आंसर लगा सकते हैं। देखिएगा, पढ़िए। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, करेक्ट है। आपका एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है जब हम विकास की बात करते हैं। और विकास के लिए यहाँ पर PCSE आपके ये 4 ब्रॉड कैटेगरी दी गई है आपके डोमेन्स की, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और आपकी इमोशनल, यानी कि शारीरिक, आपका संज्ञानात्मक, आपका सामाजिक और आपका भावात्मक। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, बिल्कुल भाई अनुक्रमिक है। पहले तो इन्फेंसी आएगी, फिर आपका चाइल्डहुड आएगा, फिर आपका एडोलसेंस आएगा। तो विकास जो है वो अनुक्रमिक है, क्रम से बच्चे का विकास होता है। तो आंसर क्या आया?
फटाफट से कमेंट करो। देखते हैं कितने बच्चे। सोनी यादव जी, केवीएस डी ट्रिपल एसबी को फोकस करते हुए क्लास ये भी है, और आपकी जो 3 बजे से भी आपकी क्लास लेगी केवीएस डी ट्रिपल एसबी वाली। ठीक है जी, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल एक गलत था। चलो जी, ये हुआ पहला प्रश्न। इन्होंने जानबूझकर पहला प्रश्न जो है वो आपका टफ बनाया था, उसके बाद वाले प्रश्न ज्यादा आसान है। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, और ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, पढ़िए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव, यानी कि आपकी हेरिडिटी और आपका एक्सपीरियंस जो है वो मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। जब आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट दोनों में गुणनफल होता है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपका क्या होता है? कमेंट करो, कमेंट करो, शाबाश एवरीवन। देखते हैं कितने बच्चों को ये बेसिक चीजें पता है। मैच्योरेशन और हेरिडिटी की मदद से बच्चे का क्या होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे का होता है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। ग्रोथ को कहते हैं, ग्रोथ सिर्फ, ये देखो भाई, ग्रोथ सिर्फ मैच्योरिटी से होती है। फिजिकल चेंजेस भी ग्रोथ होता है, और मेंटल चेंजेस आपके मानसिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन बेसिकली ओवरऑल की बात करते हैं, संपूर्ण की बात करते हैं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डेवलपमेंट। कर लेंगे। विकास इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इजी, आगे बढ़िए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा बिकॉज आप मुझसे पढ़ चुके हो, और ये आपका रीट का जो इस बार का पेपर हुआ, सबसे लेटेस्ट पेपर ही करा रही हूं मैं आपको, ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए और क्रैश कोर्स में आपको मजा आए। ठीक है जी, चलो जी आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? बचपन यानी कि चाइल्डहुड, और कौन से वाला? अर्ली चाइल्डहुड। बताओ जी, अर्ली चाइल्डहुड की यहां पर कौन सी विशेषता नहीं है? एक तो इसको प्ले एज नहीं कहते, और एक इसको टॉय एज नहीं कहते हैं। बाकी सारी की सारी विशेषता आपकी अर्ली चाइल्डहुड की है। एक बार देखिएगा, ये देखिए 1 सेकेंड। हाँ जी, बताइए तो क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चे लोग बढ़िया वाला कमेंट करते हैं, जल्दी से एवरीवन। हाँ जी, ओके, शांति पासवान जी कह रही है मैम सी होगा। क्वेश्चनिंग एज होती है, बच्चा बहुत क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आया? वेरी गुड, इसका आंसर हुआ डी, टॉय एज इसको नहीं कहते हैं। बाकी क्वेश्चनिंग एज, इमिटेटिव एज और प्री गैंग एज इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, टॉय एज जो है वो इसका गलत है। मिश्रा, समझ में आ गया? फटाफट से कमेंट करो, बहुत आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। मतलब आप यूपी वाले एग्जाम ले लो, आप एमपी वाले ले लो, आप राजस्थान वाले ले लो, या सीटेट ले लो, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लगातार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आप सभी के लिए। देखो, ये सब क्वालिटीज हैं जो मैंने आपकी अर्ली चाइल्डहुड की लिखी है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी की सारी क्वालिटीज है। ठीक है, ये जीवाद का गुण होता है बच्चे में। जीवाद यानी कि वो नॉन लिविंग में लिविंग की क्वालिटी को देख लेता है। स्वयं केंद्रित, अहमवादी और आत्म केंद्र होता है। अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानता है, वस्तुओं को क्रम में लगा देगा, हल्के भारी का ज्ञान बता देगा, घर के छोटे छोटे कार्य में मदद कर लेगा, अनुक्रमणशीलता यानी कि इमिटेट करता है अपने आसपास के वातावरण को। उद्दीपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है। उद्दीपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि मातृ प्रेम, मम्मी से प्रेम होता है उद्दीपस, और पितृ प्रेम होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अपने से बड़ों से अंत्यक्रिया करता है बच्चा, न्याय पर विश्वास रखता है, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, चढ़ना आदि सीखता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आधारभूत कहानियां सुनाना और सुनना करता है, दोस्त यहाँ पर बनाता है, लेकिन दोस्त सिर्फ एक या दो होते हैं। दूसरे शिशुओं के साथ खिलौनों से खेलता है, लेकिन हाँ इसे टॉयज तब भी नहीं कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर क्षणिक मित्रता,
बहुत छोटी मित्रता होती है, वातावरण के बारे में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, और अलग अलग वस्तुएं कैसे संचालित होगी, ये कैसा होगा मैडम, वो कैसा होगा मैडम, ऐसा कैसे हो गया, ये सब वो पूछता है। बेटा प्रिया मौर्य जी, जो रीट का प्री है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया है, और ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग कनेक्ट कीजिए सीडीपी बाय टीपी पर, यहां पर आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी। जितने भी आपके रीड के क्रैश कोर्स होंगे आपकी ऐप पर भी फोल्डर बना दिया जाएगा, और आपको पीडीएफ यहां पर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा। और हर क्लास के बाद आपको टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आपने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी, क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। हर बार मतलब कितनी बार मैंने क्वेश्चन देखा होगा, नेचर और नर्चर, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद, प्रकृति और जो पोषण विवाद है, नेचर और नर्चर, नेचर यानी कि जो आपको हेरिडिटी मिली है, और नर्चर यानी कि जिस एनवायरनमेंट में आप पले बढ़ रहे हैं वो आपका होता है नर्चर। तो पोषण होता है आपका वातावरण, और इसी के साथ साथ प्रकृति होती है आपकी आनुवांशिकता। तो आंसर क्या हुआ रे बाबा, क्या हुआ, फटाफट से कमेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हुआ पहला, आनुवांशिकता और वातावरण, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, बायोलॉजी और अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट, ये दोनों सेम है। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहला, आनुवांशिकी एवं वातावरण। क्लियर, आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। पांचवा देखिएगा, आईक्यू ऑफ टैलेंटेड चाइल्ड, जो टैलेंटेड बच्चा है, जो प्रतिभाशाली बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बढ़िया क्वेश्चन है। रीट की ना, रीट में आईक्यू से क्वेश्चन हमेशा पूछता है वो, आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो टैलेंटेड बच्चा होता है उसकी आईक्यू कितनी होती है? 130, 140, 55 और 120, बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बढ़िया तरीके से करते हैं। प्रियंका मौर्य, 4 ऑप्शन ही होंगे, डोंट वरी, ये रीट है, बीपीएससी नहीं है। यहां पर इसका आंसर क्या है, दूसरा, दैट इज 140। बताती हूं कैसे। 140 टैलेंटेड बच्चा जो होता है उसकी आईक्यू सबसे ऊपर होती है। 130 जो होता है वो गिफ्टेड बच्चों की आईक्यू होती है। ये आपका एमपी वाले पेपर में भी था और ये रीट वाले में भी है। देखिएगा ये आपका चार्ट, देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ बुद्धि जो होती है वो 130 होती है, और इसके ऊपर जो टैलेंटेड की अगर हम बात करें वो 140 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 130 प्लस जाके आपका टैलेंटेड बच्चा बनता है। तो याद रखो अगर गिफ्टेड पूछ लेता तो आप 130 लगा देते, लेकिन यहाँ पर टैलेंटेड पूछ लिया है तो 140 होगा, याद रखो, ठीक है। और ये जो 90 से 109 के बीच में एवरेज वाले होते हैं, यानी कि औसत बुद्धि वाले होते हैं। जितना नीचे जाओगे एमआर की श्रेणी में आते रहोगे, जितना ऊपर जाओगे टैलेंटेड की श्रेणी में आते रहोगे। तो 140 आईक्यू टैलेंटेड, याद रखो। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 6, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे आज 30 में से 30 आज नंबर लेके आते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कमेंट में, चाहे वो काजल गौतम हो, चाहे वो यूनिटी हो, पूनम हो, आंसर सबके सही आ रहे हैं, गुड। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों? हर बच्चा अलग है। अब मेरी क्लास में शाउमी अलग है, पूनम अलग है, और सुग्रीव अलग है, नरजिस अलग है, मधु, मतलब सब बच्चे अलग हैं। तो हर बच्चे के अंदर क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। अब उस बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, बताओ। छात्र, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए कि हर बच्चा भाई विशिष्ट है, हर बच्चा एक्सक्लूसिव है, ऐसा कुछ नहीं होता। छात्रों के बीच के अंतर को कम करने के लिए अंतरों को कम नहीं करते बल्कि उस अंतर के अनुसार पढ़ाते हैं, ये भी गलत हुआ। छात्रों छात्राओं की क्षमताओं
और प्रदर्शन की को नहीं जानने के लिए जो छात्र है और जो छात्रा है उसकी क्षमता को आपने नहीं पहचानना। क्षमता को तो पहचानोगे तभी तो पढ़ाओगे, ये भी गलत हुआ। समझने के लिए कि छात्र सीखने में कितने समर्थ हैं और कितने असमर्थ क्यों हो रहे हैं, मतलब बच्चे कितने एबल हो रहे हैं और कितने अनेबल हो रहे हैं पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए। मतलब आपकी क्लास में बच्ची है एक, रोहिणी नाम है उसका, क्योंकि वो रोहिणी शहर से आती है तो उसका नाम रोहिणी रख दिया गया। अब रोहिणी भाई पढ़ नहीं पा रही है, अब वो पढ़ क्यों नहीं पा रही, ये जानने के लिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसका डी बिल्कुल सही है। बताओ जी कितना स्कोर आ रहा है? आसान लग रहा है? आसान लग रहा है। और मैं बता रही हूं मैक्सिमम बच्चा यहां से बढ़िया स्कोर करके जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो है जो मैं आपको प्रैक्टिस रेगुलर में भी कराती हूं। ठीक है, आगे देखिए। A child of 16 years age scores 75 in IQ test. His mental age will be what? अब IQ निकालना मेरे बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि अगर रीट की तैयारी कर रहे हो और IQ नहीं निकाल पा रहे हो तो ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। IQ का फॉर्मूला होता है जो कि किसने दिया, एक बार मुझे कमेंट कर दो, देखते हैं कितने बच्चे लोग यहाँ पर एक्टिव हैं कि जो IQ का ये फॉर्मूला है ये किसके द्वारा दिया गया, बताइए ना। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर बढ़िया 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 ही सीख रहे हैं। जल्दी, आईक्यू का फॉर्मूला बिने, नो नो बिने, नो बिने, नो बिने। भाई बिने ने शुरुआत की थी लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला नहीं दिया, नहीं दिया। मेंटल एज की बात बिने ने करी, हमने मान लिया, लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला, वेरी गुड भाई। माही के लिए क्लैपिंग, माही के लिए क्लैपिंग बनती है, नरजिस अंसारी के लिए भी क्लैपिंग बनती है, क्योंकि इन बच्चों ने लिखा है क्या, टर्मन। तो टर्मन के द्वारा ही आईक्यू का ये फॉर्मूला दिया गया। अरे बाबा, अब इस फॉर्मूले में ये जो भी आपको फिगर्स दी हुई हैं, जो भी नंबर्स दिए हैं उसको पुट करो। आपको आईक्यू दिया हुआ है क्या, 75, तो आईक्यू की जगह पे 75 लिखा। मेंटल एज नहीं दी हुई लेकिन आपको एक्चुअल एज दी हुई है। एक्चुअल कितनी है, 16 है, मल्टीप्लाई करो 100 से। ठीक है, अब एमए को यहाँ रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ, 75 ये 16 और ये आपका 100। 25 को अगर 3 से करेंगे तो 75 आएगा और 25 को 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। 4 1 जा 4 4 जा, तो आपका जो मेंटल एज है वो कितनी आ गई जी, 12। मेंटल एज कितनी आ गई जी, 12। देखो उसका जो आईक्यू है वो एवरेज के नीचे है, 75 है, तो उसकी मानसिक आयु तो कम ही होगी ना, क्योंकि उसका आईक्यू ही कम था। तो इसका आंसर क्या हुआ, 12 साल। 12 साल तो लिखा ही नहीं है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं क्या? वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, वैसे 12 है इसका आंसर, 12 ईयर्स है, 12 ईयर्स। तो ये चलो यहाँ पे लिख देते हैं 12, चलेगा ना? लिख दो 12 यहाँ पर ऑप्शंस में। हाँ, ऑप्शन आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, 12 लिख दो यहाँ पर, मैं इसको क्लास के बाद ठीक कर दूंगी, 12। ठीक है, निकालना सबको आ गया, आसान है। चलो आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये याद रखना, तरीका तरीका याद रखोगे, मैथ्स तो आपको आती है भाई, कर लोगे। चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। और मैंने कहा है अगर आप इन स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम यानी कि जेटेट की करो, रीट की करो, छत्तीसगढ़ की करो, वेस्ट बंगाल, इन सब में ना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रिंसिपल किसने दिया, ये टर्म किसने दी, ये किसने कहा। ठीक है, तो इनके नोट्स बना लो, काम आएंगे। चलो देखो, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। होता क्या है, बच्चे के अंदर अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं उन्हीं एबिलिटीज में से जो भी उसको काम करना होता है वो उस एबिलिटी का यूज करता है जो भी उसके अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मटर के दाने छीलने हैं तो मटर के दाने छीलने की जो मेरी एबिलिटी होगी उसका ही तो मैं उस टाइम पर यूज करूंगी, है कि नहीं? ये किसने कहा, ये कमेंट करो एवरीवन, ये किसने कहा?
थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड या थॉमसन? किसने कहा, देखते हैं कौन सही कमेंट करता है। तो ये कहा थॉर्नडाइक ने नहीं, क्योंकि थॉर्नडाइक ने तो लर्निंग की बात की, ट्रायल एरर की बात की। थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात की, तो वो ग्रुप्स की बात करता है। गिलफोर्ड ने 3D मॉडल की बात की, जिसके अंदर कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट की बात करता है। इसका आंसर है थॉमसन। थॉमसन के द्वारा सैंपलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी गई थी, और थॉमसन ही ये पूरी डिफाइन देते हैं, ये पूरी स्टेटमेंट देते हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। सारे स्टेट एग्जाम, एचटेट की बात भी यहां पर हो रही है, सारे स्टेट एग्जाम के लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो आगे देखो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रस्पेक्षी विधि है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? अगर आप पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं, अगर आप व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो इनमें से कौन सी प्रस्पेक्षी विधि है? बताइए, व्यक्तित्व के मापन के लिए इनमें से कौन सी प्रस्पेक्षी विधि है? फटाफट कमेंट कर देखते हैं कितने बच्चे लोग सही कमेंट करते हैं। देखो भाई, जब भी हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, जब भी हम पर्सनालिटी को एसेस करते हैं, तो उसकी एक टेक्निक होती है सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, और तीसरी होती है प्रोजेक्टिव यानी कि प्रस्पेक्षी। अब जो मैं कल से आपका क्रैश कोर्स शुरू करने वाली हूं ना, उसी क्रैश कोर्स से ही आपको सारा का सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करती चलूंगी। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस होंगे, और जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कराऊंगी। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो कि कौन कौन बच्चे कल से हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ रहे हैं, फटाफट एनर्जी के साथ। तो देखो, प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आपका यहां पर क्या आता है, तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कथात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ये आपका आता है प्रोजेक्टिव के अंदर। एक बार मुझे कमेंट भी कर दो सुग्रीव, आप यूजफुल है, आपके लिए आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मुझे कमेंट भी कर दो कि जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, एपर्शन टेस्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया है? देखते हैं कितने बच्चे लोग कमेंट करते हैं। बताइए, कितने बच्चे इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज होगी तभी बात बनेगी। हाँ वेरी गुड भाई, आंसर आ गया है। कौन है ये? सुग्रीव हाँ वेरी गुड, सुग्रीव बस्तेदिया जी, बहुत बढ़िया। तो मोरे एंड मॉर्गन के द्वारा ये टेस्ट दिया गया था, डी। गुड, बाकी आपके प्रोजेक्टिव नहीं है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद व्हाट? सृजनात्मकता जो है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात जब भी आती है ना, तो आपकी प्यारी दीपाली मैम ने एक ट्रिक बता रखी है आपको, और वो क्या है? FFOE FFOE और P, ये 6 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्रिएटिव बच्चे के अंदर होने चाहिए। ये 6 कारक आपके क्रिएटिव बच्चों के अंदर होने चाहिए। क्या आपको ये ट्रिक याद है या भूल गए? कमेंट करो। देखो, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो क्रिएटिव कैसे है? लो कॉम्प्रिहेंशन है, समझ ही नहीं लगा पा रहा, तो क्रिएटिव कैसे बनेगा? अभी सारी चिंतन करेगा, यानी कि एक पक्ष के बारे में ही सिर्फ सोचेगा, फैक्चुअल चीजों के बारे में सोचेगा, तो क्या ही वो क्रिएटिव बनेगा? क्रिएटिव बनने के लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपको एक पक्ष को नहीं, बहुत सारे पक्षों को आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी के लिए आपने बहुत सारे पक्षों को देखना पड़ता है। ठीक है जी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो एक बार ये जो मैंने ट्रिक लिखी है,
FFOEIP क्या इसकी फुल फॉर्म जानना चाहोगे? अगर जानना चाहते हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दो, तभी मैं जनवाऊंगी। चलो फटाफट से एनर्जी के साथ चलो। देखो भाई यहां पर FFOEIP, देखो भाई इनकी फुल फॉर्म याद कर लो, क्रिएटिविटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्लुएंसी यानी कि प्रवाहशीलता, ये जो बच्चा होता है ये इसके अंदर प्रवाहशीलता होती है। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन आपको ऐसे बच्चों में देखने को मिलता है। ओ से ओरिजिनैलिटी यानी कि मौलिकता, मौलिकता आपको ऐसे बच्चों में देखने को मिलेगी, नयापन होगा। ई से इलेबोरेशन, एक बार कमेंट में ये भी लिख दो भाई, ये 6 के 6 वर्ड लिख दो, विस्तारण। आई से इनक्विसिटिवनेस, इनक्विसिटिवनेस मतलब जिज्ञासा। और लास्ट में परसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी यानी कि दृढ़ता। मैं बता रही हूं कहीं पर इतनी ट्रिक्स नहीं बताई जाएगी जितनी इस क्लास में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है जी। ये है आपके 6 एलिमेंट्स जो कि क्रिएटिव बच्चे में आपको देखने को मिलेंगे। FFOEIP, बहुत बढ़िया। और 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं बेटा। 10 क्वेश्चन अगर आपने कवर किए आप आगे के भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में जुनून है। तो यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कीप इट गोइंग, चलते रहो। 10 क्वेश्चन क्या 30 क्वेश्चन भी आप यूं धड़ाके से कर दोगे, तो इसीलिए लगे रहो, बने रहो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बताओ कि 10 क्वेश्चंस में से कितना रहा आपका स्कोर। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए, आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करो जल्दी। बहुत बढ़िया। तो स्कोर भाई ये मत बोलना कि मैम 0 स्कोर है, उसका मुझे बहुत बुरा लगेगा, है कि नहीं। चलो जी बहुत बढ़िया। रीना गुप्ता सीटेट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका जो आपका स्कोर रहा होगा वो 8 9 7 ऐसे ही रहा होगा, 10 भी रहा होगा किसी का। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शाबाश, बढ़िए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। बताओ आप इन चारों में से कौन से वो इमोशन है जहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं? बताइए बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका इमोशन से क्वेश्चन है। तो तीव्र चिंता, चिंता होगी तो कैसे जज करोगे? अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, आप ऑब्सेसिव थॉट है आपको गिल्ट के लिए, बीमारी का डर, या फिर विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। आपको ना चिंता है और ना भय है, आपको आप उससे मुक्त हो। तो अगर आप फ्री हो अपनी फियर से, अपने डर से और अपनी एंजाइटी से, तो आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्री हो मतलब मस्त तरीके से पढ़ रहे हो। अभी यहाँ पर फ्रीली पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, कौन सा पैसा ले लिया कौन सा क्या है, अपना मस्त पढ़ रहे हो, बढ़िया है ना, फ्री तो पढ़ रहे हो, कोई चिंता भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है कि भाई मैं मम्मी पकड़ ली क्या देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो एडजस्ट हो जाएगा, पढ़ोगे सीखोगे, सही बात है कि नहीं है। चलो तो आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। साइंस ऑफ गिफ्टेड, प्रतिभाशाली बालक की इनमें से कौन से लक्षण हैं? बताइए, अभी बताया था FFOEIP, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। यहाँ पर नव्यता, नव्यता यानी कि ओरिजिनैलिटी, भाई इसके अंदर बिल्कुल ये ओरिजिनल होता है। जिज्ञासा कूट कूट के भरती है, जिज्ञासा, क्रोस्टी, इंक्विसिटिवनेस, वार्तालाप प्रियता, बात करना चाहता है। देखो टॉकेटिव होना ये कोई लक्षण नहीं होता। और हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव मतलब टिकता ही नहीं है, कभी यहाँ भागता है तो कभी वहां भागता है, कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है, तो हाइपर एक्टिव भी होना कोई लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर इसका पहला और दूसरा आपको मिल रहा है बी ऑप्शन में, पहला और दूसरा आपको मिल रहा है बी ऑप्शन में। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। अभी इसका तो सब आंसर देंगे यार, आसान है। हु गेव द फॉर्मूला ऑफ IQ रिटर्न बिलो, ये आपके सामने फॉर्मूले दी गया है आपका IQ का, इसको किसने दिया? फटाफट से बताइए। सुग्रीव जी, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, जुड़े रहो, फायदा मिल जाएगा। तो IQ का फॉर्मूला किसने दिया? भाई मैंने दिया, तुमने दिया, किस पड़ोसी ने दिया? कमेंट करो।
वेरी गुड। तो ये दिया टर्मन ने, बिल्कुल सही। आईक्यू की बात की स्टर्न ने, लेकिन फॉर्मूला दिया टर्मन ने, बिने और गेल्टन नहीं है। गेल्टन को कहा जाता है फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक इनको कहा जाता है। और बिने को कहते हैं फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, क्योंकि सबसे पहले इंटेलिजेंस को टेस्ट इन्होंने ही किया था। इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखो ये है आईक्यू का वर्गीकरण, जो मैं आपको बता रही थी कि जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू 145 के पार होती है। अति श्रेष्ठ बच्चे जो होते हैं 135 और 145 के अंदर, श्रेष्ठ बच्चे सामान्य से अधिक, सामान्य बच्चे सुस्त और सीमा रेखा, मंद बुद्धि मूर्ख, कमजोर बच्चे और जड़ बुद्धि बच्चे ये रहे। ये आपका सामान्य बुद्धि लब्धि की सारणी है जो आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ये बिल्कुल रीट के बच्चे, स्टेट एग्जाम के बच्चे पढ़ के जाना है इसको, मैं ये कहूंगी आपको। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रवि है, कोई रवि यहाँ पे? चलो जी देखते हैं रवि कहां से आएगा। तो रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, मतलब वो अबव एवरेज की श्रेणी में आ रहा है। हालांकि पढ़ने और वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं, मतलब वो रीडिंग बढ़िया करता है, स्पेलिंग बढ़िया करता है, सोशल साइंस भी बढ़िया है, और उसकी यहाँ पर जो है वो क्या है, विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। अच्छा अच्छा रुको, पढ़ना वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम है, मतलब ना पढ़ने में मजा आता है उसको, ना साइंस में, ना सोशल साइंस में, लेकिन उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है, उसकी मैथ्स बहुत बढ़िया है। तो रवि लेखन कौशल में भी अच्छा है, लिखने में भी बढ़िया है बच्चा। तो रवि में अधिक संभावना किसकी होगी बताओ भाई? पढ़ने की जो समस्या है ना वो है इसकी, है ना। देखो भाई आपको पता है कि भाई रीडिंग करना पढ़ना है ना, रीडिंग करना भी पढ़ना है। रीडिंग यहाँ पर जो भी रीडिंग वाले सब्जेक्ट है ना सब में वो फेल हो रहा है। सोशल साइंस ले लो, साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, जो थ्योरेटिकल सब सब्जेक्ट है ना उसमें वो फेल हो रहा है। मैथ्स वो बढ़िया कर रहा है क्योंकि मैथ्स में रीडिंग का होती है, नंबर होते हैं। तो इसको किस चीज की समस्या है, इसको ये बच्चा जो है वो डिसलेक्सिक है। रीडिंग क्योंकि लिखा है, राइटिंग भी अच्छी है, ये लो जी मैथ्स भी बढ़िया है उसका, और लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज की बात थोड़ी है यहाँ पे, तो भाई पढ़ने की पूरी समस्या है, सोशल साइंस भी है। इसका आंसर क्या होगा? सी। सबने सी बोला, सब लोग सही, गुड। चलो जी आगे बढ़ो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। मैंने कहा था ना डिफाइन से क्वेश्चन आता है। देखो एक और डिफाइन क्वेश्चन आ गया। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। किसने कहा था? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। बताइए किसने कहा था? देखते हैं, चेक करते हैं आपकी आईक्यू कितना तुम लोग याद रखते हो। ये मैंने कराया हुआ था, बल्कि इनसे रिलेटेड कल हमने पेड क्लास में भी बात की है। ठीक है, अब बताओ जी आंसर क्या होगा? जो लर्निंग होती है वो आपकी व्यवहार को और बेहतर करती है, और आप समाज में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, समझते हैं। ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए ये कहा है स्किनर भाई साहब ने। अब और डिफाइन भी देखो भाई, ये तो समझ में आ गया, और डिफाइन भी देखो भाई। जेपी गिलफोर्ड क्या कहते हैं, इसको नोट करो। ये मुझे इंग्लिश में पिक्चर मिली थी, मैंने डाल दिया है, अब आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन जो मिलता है उसको पढ़ लो, इंपॉर्टेंट होता है। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा? लर्निंग इज एन एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। जो लर्निंग होता है वो आपके बिहेवियर में परिवर्तन की बात करता है, जिससे कि आपका बिहेवियर बेहतर होता है, ये कहते हैं जेपी गिलफोर्ड। वुड्सवर्थ क्या कहते हैं? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। जो लर्निंग होता है उसमें आप नया ज्ञान और नई प्रतिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, ये कहा वुड्सवर्थ ने, नोट कर लो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? ये तो हमने अभी पढ़ लिया, प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। जो लर्निंग है उसमें आप
ज्ञान का अर्जन करते हैं। हैबिट यानी कि जो आपकी आदत होती है उसका आप अर्जन करते हैं, और आपकी एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति का भी आप अर्जन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट्स इन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। यहाँ पर आप ऑब्स्टैकल से बाहर निकलते हैं और टू रीएडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, आप नई परिस्थितियों में एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, ये भी प्रोग्रेसिव चेंज की बात करती है बिहेवियर में। ठीक है जी, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अगर लेनी है तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लो, फायदे में रहोगे। टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट में दिलवा दूंगी। और आपको टेस्ट जो मिलेगा, आज टेस्ट पूछना पड़ेगा है कि नहीं, लेकिन कल से आपको टेस्ट जरूर मिलेगा, ध्यान करना। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 16। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कीजिए। आकाश राजपूत जी, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 16। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। मूल गणित यानी कि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन क्लास 2 की लड़की को करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। टीचर ने बच्ची को योग के क्वेश्चंस करवा दिए। तो यहाँ पर जो बच्ची है ना, वो योग के क्वेश्चंस जो मतलब उसने जो क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया होगा, अब वो नेक्स्ट डे दुकानदार ने गलती कर दी। दुकानदार ने कहा ये ले 100 की चीज है। बच्ची कहती नहीं, ये तो 90 की चीज है, मैंने कल ही स्कूल में पढ़ा है, प्लस सीखा है मैंने, आप गलत गलत कह रहे हो। तो ये उसने क्या किया, पुराने ज्ञान का इस्तेमाल उसने नए ज्ञान को सीखने में किया। उसको आप क्या कहते हैं बताइए एवरीवन? उसको आप कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण। जब हम पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नए ज्ञान में करते हैं उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। जब पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नए ज्ञान को सीखने में बाधा पहुंचाएगा तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। और जब पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नए ज्ञान में कोई फर्क ना दे तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे शून्य। और द्विपक्षीय यानी कि जो एक ही लेवल की बात करता है उसको हम द्विपक्षीय कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 17। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? जब आप एक ही टाइम पर आपको दो इच्छाएं आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ही दिन पे बैंक का पेपर भी है और आपका टीचिंग का पेपर भी है, तो अब आप कंफ्यूज हैं कि बैंक का पेपर देने जाऊं या फिर टीचिंग का पेपर देने जाऊं, उसको आप क्या कहते हैं बताइए? देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट करते हैं। फटाफट क्या कहते हैं उसको? सुग्रीव ने कहा मैम मैं तो कन्फ्लिक्ट ही कहूंगा। शांति कहती है मैम मैं द्वंद्व कहूंगी। ओके, तो पूनम कहती है नो 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 मैम प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। ओके, एंड बाकी सब यही कह रहे हैं। अच्छा, काजल गौतम कहती है मैम बी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी मैं। नहीं, बेसिकली इसको कहते हैं प्रेशर नहीं, एंग्जाइटी नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, इसको आप कहते हैं कन्फ्लिक्ट। आप दुविधा में है, आप द्वंद्व में है, आप क्या है दुविधा में है। यहाँ पर एक वर्ड भी यूज होता है डिलेमा, आप डिलेमा में है कि क्या करूं। फ्रस्ट्रेट तो बात की बात है ना, अभी तो आप डिलेमा में ही हो ना कि क्या करना है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कन्फ्लिक्ट। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, 18th क्वेश्चन। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन यानी कि थ्योरी ऑफ री-इन्फोर्समेंट, बताओ री-इन्फोर्समेंट की थ्योरी और किसको कहते हैं? आसान है, ये तो सबको पता है भाई, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी, पहले तो आंसर दो। चलो चलो चलो, दो आंसर देखते हैं कितने बच्चा लोग देंगे। रेणु जी बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो सबने कह दिया कि मैम क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही री-इन्फोर्समेंट कहा जाता है। चलो ये सबने कह, सबको पता था ये, वेरी गुड। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर यानी कि क्रिया प्रसूत के अंदर किस जानवर पर, किस एनिमल पर
एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये बताइए आप मुझे, ये बताइए। स्किनर का बॉक्स बनाया गया था और किस जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये बताओ। ये देखो जी, पूनम डॉग पर किया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स में, क्लासिकल, ये दोनों एक ही हैं। इस पर किया था डॉग पर एक्सपेरिमेंट पावलोव ने। बताओ जी, देखते हैं कितने बालक हमारे मस्त पढ़ रहे हैं, मस्त याद थे, हमको जानते हैं। और कल से आपका कंटेंट शुरू हो जाएगा, तो कल कंटेंट में जो बच्चे वीक हैं वो जुड़ जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बेनिफिट मिलेगा उस कंटेंट वालों में। ओके, वेरी गुड जी, आंसर आ गया माही, बहुत बढ़िया। शांति, यूनिटी, बहुत बढ़िया, मतलब सारे लोग बढ़िया हैं जो आंसर दे रहे हैं सही। तो बेसिकली रैट पर और पिजन पर एक्सपेरिमेंट था, यानी कि चूहे पर और कबूतर पर इनका एक्सपेरिमेंट था। चूहे और कबूतर, याद रखना। तो थ्योरी ऑफ इनसाइट पर चिंपैंजी पर था, जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम तो सुना ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, 19 क्वेश्चन पढ़ो जी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन से क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही स्वस्थ मस्त आंसर दे पाएंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन दीजिए भाई। ठीक है, जो खुद के लिए करेंगे वो इंट्रिंसिक होगा। ईला इज रीडिंग मोर बुक्स सो दैट शी कैन secure फर्स्ट रैंक इन डिस्ट्रिक्ट एंड हर स्कूल गेट फेम। स्कूल को फेम दिलाने के लिए और रैंक लेने के लिए ये भी एक्सट्रिंसिक है। लेकिन मेगा इज एक्सप्लोरिंग various resources for her project because she loves learning new things। यहाँ पर बच्ची अपने लिए काम कर रही है क्योंकि उसको मजा आता है वो काम करने में, इसीलिए वो काम को कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जबरदस्त सही है। बाकी देखो, यहाँ पर भी विद्यालय के लिए, यहाँ पर टीवी के लिए, और यहाँ पर अपने माता पिता से उपहार लेने के लिए। तो ये सब क्या है, ये पहला, दूसरा और तीसरा बाह्य अभिप्रेरणा का है, और लेकिन जो चौथा है वो खुद के लिए कर रही है। सही है, आगे बढ़ो जी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? बताओ जी, अधिगम सिद्धांत यानी कि लर्निंग थ्योरी नहीं दी। बताइए जी, लर्निंग थ्योरी की बात किसने नहीं की? जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया। और नीलम अवधेश यादव की बात सबने माननी है ना भाई, लाइक एंड शेयर कर दो, मैक्सिमम बच्चों की क्लास को पहुंचा दो कि मस्त क्लास चल रही है भाई। चलो जी, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की बात की है, जहां पर बिल्ली कैट पर एक्सपेरिमेंट है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत पर बात की है, जिसके अंदर रैट पर और पिजन पर एक्सपेरिमेंट है। कोलर ने चिंपैंजी चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया इनसाइट लर्निंग में। लेकिन बीएस ब्लूम जो है वो गलत, क्योंकि बीएस ब्लूम लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी, बल्कि इन्होंने टेक्सोनॉमी दी है, जहां पर ये लर्निंग के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, टोपी पहनाने की बात करते हैं, CAP कैप की बात करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, याद रखिएगा। तो बीएस ब्लूम ने लर्निंग के ऑब्जेक्टिव दिए, थ्योरी नहीं दी, याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। अब बच्चे सिर्फ 10 क्वेश्चन रह गए हैं, और 10 क्वेश्चन में आप देखिए आपको कितना आता है। चलिए प्रश्न नंबर 21, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में
संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? जो आप बार बार बच्चे को बोलते हो कि आप ये काम कर लो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, या फिर आप ये बोलते हो तू कर ले मैं तुझे पेन गिफ्ट दूंगी, इसको आप क्या कहते हो बताओ एवरीवन? इसको आप क्या कहते हो? इससे क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम होता है, नहीं बल्कि बढ़ता है। इससे इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ता है, नहीं भाई बल्कि कम होगा। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी, नहीं मास्टरी पर फोकस करने का मतलब है बच्चा अपनी क्षमता पर काम कर रहा है, नहीं मास्टरी पर भी फोकस नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज चिल्ड्रन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। बिल्कुल, जो आप बच्चे को लालच दोगे या फिर डराओगे ना, तो बच्चे खुद का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ भाई आपके बोलने से पढ़ेगा, वो खुद से कभी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो पूनम कुमारी बिल्कुल सही कह रही है कि मैम खुद का इंटरेस्ट कम होगा, करेक्ट है, गुड। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 22। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर, देखो कितने तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम बनता है। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने के कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? जो आरटी एक्ट 2009 था उसमें एक वीक के अंदर आपने कितने आवर्स तक टीचर्स ने काम करना है बताओ? बहुत बढ़िया, तो 45 आवर्स, 45 घंटे टीचर ने पर वीक काम करना है, यानी कि 7 दिनों में 45 घंटे तो काम करना ही करना है। 7 दिनों में 45 घंटे तो काम करना ही करना है टीचर्स ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? एक अच्छे टेस्ट की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? अभी यहाँ पर गुड टेस्ट लिखा होता है, कभी कभी यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट भी लिखा होता है, याद रखिएगा अचीवमेंट टेस्ट भी लिखा होता है, यानी कि उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो बताओ मुझे अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण का यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? देखते हैं कितने बच्चों को आता है। ओके भाई, तुम सब आता है, मतलब क्या क्या करके आए हो आज तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। यहाँ पर रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का मतलब क्या है? उस टेस्ट को बार बार उस ग्रुप पर अगर हम उसको टेस्ट लेंगे तो बच्चों के जो रिजल्ट है वो सेम आता है। जब एक ही ग्रुप पर बार बार वो टेस्ट दिया जाए और रिजल्ट सेम आए, उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। याद करने का तरीका क्या होता है? आर से रिलायबिलिटी और आर से रिजल्ट। तो अगर एक ही ग्रुप पर बार बार वो परीक्षण किया जाए और रिजल्ट अगर सेम आए तो आप उसको रिलायबिलिटी कहते हो। वहीं पर वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैधता का मतलब क्या होता है? जो आपने उद्देश्य बनाए हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपका जो टेस्ट है वो फुलफिल कर रहा है, उन ऑब्जेक्टिव को आपका टेस्ट पूरा कर रहा है, उसको हम बोलेंगे वैधता। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? बच्चों के मार्क्स ना बदले, मार्क्स जो हो बच्चों के वो सेम आए, उसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिविटी। मतलब अपने अनुसार आप अपने फेवरेट बच्चे को नंबर नहीं दे पाओगे, आप बच्चों के मार्क्स जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, उसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिविटी। एप्टीट्यूड कोई भी इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 24, आसान क्वेश्चन है। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम की अगर हम बात करें, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताओ? भाई अभी मैं भी तो तुम्हारी सुन रही हूं, तो तुम ही तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुए। हाँ या ना? तो शिक्षार्थी केंद्रित है तो शिक्षार्थी तो इंपॉर्टेंट हुआ, इसमें तो सोचने का ही नहीं था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बच्चा चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अनुसार ही पढ़ाएंगे, बच्चे के अनुसार ही व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार पढ़ाएंगे, बच्चों को जैसे समझ आता है वैसे ही पढ़ाएंगे, बच्चों से ही एक्टिविटीज कराएंगे। यहाँ पर बच्चा चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखो, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25।
एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करते हैं। एक रिफ्लेक्टिव टीचर क्लासरूम के अंदर कैसी परिस्थितियों को लेके आता है, बताओ जी, बताओ जी। कि वो बच्चे जो है वो लेक्चर सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान से नोट ले सके, जो बोल रहा है उसको भाई लिखते जाएं। कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन मतलब भाई पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। या फिर छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन दें। यहाँ पर बच्चे और टीचर अपने आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो डी बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 26, एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान से कल भी हमने क्वेश्चन किया था। ये दिया किसने है? स्टीफन एम कोरे के द्वारा दिया गया। बेसिकली इसमें है क्या, इसके अंदर जब भी आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में कोई समस्या आती है तो आप उस समस्या का तुरंत से समाधान निकाल देते हो, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन निकालते हो, उसका हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। अभी याद करने का तरीका क्या है? एक्शन। तो एक्शन बोलते ही जब डायरेक्टर बोलता है एक्शन तो भाई एक्टर तुरंत करते हैं ना, हाँ जी एक्शन करने लगते हैं, है ना। तो वैसे ही एक्शन रिसर्च के अंदर भी जब कोई दिक्कत आएगी, स्कूल में समस्या आएगी, तो आप तुरंत से उस पर एक्शन लेंगे, उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। बेसिकली इसका एग्जाम्पल है चुनौती प्रोग्राम। बच्चे स्कूल छोड़ के भाग रहे थे तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर चुनौती प्रोग्राम लाया गया था, जो कि सेंट्रल की स्कीम थी। तो अब ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, अप्लाइड है, बिल्कुल अप्लाइड तो है, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है वो क्या है? और रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, तुरंत से समाधान निकाला, तत्काल समस्या को हल करने के लिए करता है, और सामाजिक आर्थिक भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे, कर लोगे, आसान है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, एनसीएफ 2005। देखो भाई, रीट ने इस बार कह दिया कि जो नई एनईपी आई है ना, एनईपी 2020, हम भाई साहब उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अब तक क्या था? एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा, लेकिन अब एनसीएफ से क्वेश्चन नहीं आने का, अब एनईपी से क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना भाई, पढ़ाऊंगी, शुरू करेंगे कल से। तो रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल क्या है भाई, बताओ जी। एनसीएफ 2005 के अनुसार, या फिर कहिए एनईपी 2020, सब में टीचर का रोल क्या कहा गया? क्या टीचर उन्मोदक है, मतलब टीचर भाई बच्चे अपना शोर मचा, टीचर बाहर धूप में बैठ के ऊन की सिलाई कर रहा है, क्या टीचर वो है? नो। आधिकारिक है, मैं ही मैं हूं, क्या ये है? नो। तानाशाह है, डिक्टेरियल है, मतलब कि टीचर हिटलर है, जो वो कहेगा वही मानना होगा? नो। टीचर जो है वो बच्चे को क्या देता है? सुविधाएं देता है, सुविधा प्रदाता होता है, सुविधा देने वाला होता है, सहायता देने वाला होता है, अवसर देने वाला होता है, मार्गदर्शन देने वाला होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है? बी, करेक्ट है बी। चलो लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। चलिए 28वां प्रश्न, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होगा? इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होगा? और बेटा देखो, रीट के पेपर में आपके बहुत बदलाव इस बार देखने को मिले। बेसिकली सिलेबस में जो चेंज आया है वो सबसे बड़ा एक सवाल उठता है। तो अब सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी आपके लिए। तो वो वीडियो आपको आज दोपहर 2 बजे या 3 बजे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो डलती है, आज डलेगी वीडियो 2 से 3 बजे, तो वो उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे कहाँ कनेक्ट करेंगे? सीडीपी बाय टीपी पर आप कनेक्ट कर लीजिए, वहां पर उस चैनल पर आपको वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है मैम, एनसीएफ डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, क्या पूरा पढ़े? आपको कुछ नहीं पढ़ना है यूनिटी जी, मैं पढ़ाऊंगी आपको। जो मेन चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा वो पढ़ाऊंगी मैं आपको। आपने पूरा नहीं पढ़ना, खुद से मत करो भाई, मैं हूं ना, पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। वहां खुद से करना तो करो भाई, लर्निंग बाय डूइंग तो करो, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। एक बार मुझसे पढ़ लो, फिर खुद से उसको देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट बाइट्स होंगी ना, आप उनको तुरंत से क्लिक बिट्स करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 28, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है?
बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, क्या बच्चों को आप अंकित करते हो, लेबल करते हो? उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, बिल्कुल। जिन्हें रेमेडियल मेजर की नीड है, आप उनको ढूंढ सकते हैं, करेक्ट है। सीखने की कठिनाइयों और समस्या के क्षेत्रों को निदान करने के लिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने के सफल रहे हैं। तो टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन पार्टिंग। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बी भी सही था, सी भी सही है, डी भी सही है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत था, यहाँ पर लगा दे नॉट। कौन सा गलत है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य क्या नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखो बी भी सही है कि बच्चों को कहाँ पर रेमेडियल मेजर देना है, कहाँ पर बच्चों की डिफिकल्टीज को डायग्नोस करना है, और कहाँ पर बच्चे को उसकी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए उसको तैयार करना है ना। यहाँ पर बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही, तो ये क्वेश्चन गलत था। और जब क्वेश्चन गलत हो गया तो भाई साहब सबको नंबर 1 नंबर फ्री का मिला होगा इसमें, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को यहीं पे ठीक कर दिया, भाई नॉट लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यही तरीका होता है। देखो जब आप में ना कॉन्फिडेंस फील होता है ना, तो यू कैन चेंज द क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। चलो तो इजी है ना। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन था ये, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन है ये, जो विकास है उसके सिद्धांतों से ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा सिद्धांत किस पे मैच होगा, कौन सा सिद्धांत किस पे मैच होगा। प्रॉक्सी मोडिस्टिल जो ट्रेंड है वो क्या होता है, पी से प्रॉक्सी और पी से पेट, तो अंदर से बाहर की बात जो करता है वो प्रॉक्सी मोडिस्टिल करता है। तो ये क्या है बताइए, डिफरेंट चाइल्ड डेवलप डिफरेंट रेट्स हेड टू टो ग्रोथ फ्रॉम सेंटर। देखो ये रहा, तो फर्स्ट का आपका डी है, फर्स्ट का डी, देखो फर्स्ट का डी का दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों को हटा दो। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, ये हेड टू टो, तो टू का आपका ए है, टू का ए कहाँ दिख रहा है भाई, ये रहा, आंसर आ गया आपका ये। और 3 का बी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटर, इंटर मतलब होता है दूसरों से, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। यहाँ पर 3 का क्या है, बी है। और इन सिंगल चाइल्ड, ये चाइल्ड के अंदर की बात करी है, तो ये 4th का डी है। बताती हूँ कैसे, आसान था। देखो इंटर का मतलब होता है जब दूसरों से कंपेयर किया जाएगा, और इंट्रा का मतलब होता है जब सेल्फ से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इंट्रा में सेल्फ से कंपेयर किया गया, आपने लगा दिया आंसर, ये रहा सिंगल चाइल्ड अपनी खुद की। और इंटर में जब दूसरों से कंपेयर किया गया तो आपने वो लगा दिया कि अलग अलग बच्चे डिफरेंट रेट पर बढ़ते हैं। कर लेंगे, आसान है कि नहीं है, मुझे कमेंट करो, कमेंट करो। ये रहा आपका, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी बनाया था, तो हिंदी में वही है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, हो जाएगा, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30, लास्ट प्रश्न आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, जो विकास होता है वो कहां से कहां तक प्रोसीड होता है, कहां से कहां तक बढ़ता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से है, विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चन है। और कल से आपका क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूं, और उस क्रैश कोर्स में आपके डेवलपमेंट के भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आपको सारी क्लासें मिलेंगी। तो आपको कल से 11 बजे जरूर कनेक्ट करना है। तो आप मुझे बताइए जी, राधा सोनी जी, काजल जी, क्या होगा इसका सही आंसर। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, तो डेवलपमेंट जर्नल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है, सामान्य से जटिल की ओर बढ़ता है। तो इसका पहला बच्चा हर किसी को मम्मी पापा दादी दादा वो नहीं जानता, वो सबको एक जैसा ही मानता है, वो सबको जैसा, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्पेसिफिक सिटी को समझने लगता है कि दादी है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है। वैसे ही पहले जब बच्चे के सामने आप झुंझुने को हिलाते हो तो बच्चे सिर्फ आंखें आंखें ऐसे से मुड़ती है, राइट। लेकिन जब जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो झुंझुने को जाकर पकड़ भी लेता है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरा है। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ए है। आपको हर प्रिंसिपल की नॉलेज मैं आपको विद एग्जांपल्स दूंगी, तो आपको कल से भी कनेक्ट होना है 11 बजे। तो यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे,
और अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है, तो आप पेड कोर्स में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एंड ऑफ ईयर की सेल लग चुकी है, सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट। कोर्सेज की बात करें, बीपीएससी, केवीएस, DSSB, सीटेट, बीएसटेट, जेटेट, यूपीटेट, यूपी सुपर, ये सारे जो बैचेस हैं ये 2025 के जो आपके एग्जाम आएंगे उसकी तैयारी कराने के लिए लाए गए हैं। ठीक है जी, तो एक बार कमेंट करके बताओ कि जो आज की रीट की हमारी पहली क्लास थी वो आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चों को ये क्लास बेहतरीन लगी होगी और आप मस्त तरीके से कनेक्ट भी कर रहे होंगे। कल से हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। कहने को ये रीट की क्लास है, लेकिन जो बाकी स्टेट एग्जाम है जैसे कि आपका एचटेट, आपका एमपी टेट, आपका जो भी मतलब जे टेट, सी टेट, सबके लिए ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी, तो इस क्लास को ये यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलते हैं आपको कल सेम टाइम 11 o'clock, और कल है संडे तो कल हमारा रहेगा ऑफ। मिलते हैं सीधा मंडे। चलो तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।